हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे DSSB के पेपर एनालिसिस या अपन बोल सकते हैं कि DSSB के पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। शानदार क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक बने रहेगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी अपन बात करेंगे जो 100 to 1% आपके DSSB एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए बिना देरी के साथ में अपन वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, आपके पीडीएफ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि हेड सरकमफेरेंस कैसे मेज़र किया जाता है। तो मैंने उसके लिए एक अपन बोल सकते हैं कि उसका फोटोग्राफ डायग्राम भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है अगले एग्ज़ाम में। अगला फर्स्ट क्वेश्चन है हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसके लिए अपन बात करेंगे हेड सरकमफेरेंस कैसे मेजर किया जाता है, कौन सी टेप से अपन मेजर कर सकते हैं और इसका इमेज बेस्ड का भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं हेड सरकमफेरेंस कैसे मेजर किया जाता है। द मेजरमेंट शुड बी टेकन विद ए डिवाइस। एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है। दैट कैन नॉट बी, जो कैसा होना चाहिए, नॉट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सच एज फ्लेक्सिबल मेटल टेप मेजर, और फ्लेक्सिबल मेटल टेप नहीं होनी चाहिए। व्रैप द टेप स्नगली अराउंड द वाइडेस्ट पॉसिबल सरकमफेरेंस। अपन ये बोल सकते हैं कि व्रैप करना है हेड का वाइडेस्ट पार्ट से, फ्रॉम द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्री हेड। अपन बोल सकते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फोरहेड, सबसे आगे वाला फोरहेड का, सबसे भी बोल रहा है फोरहेड का वाइडेस्ट पार्ट, वहाँ पे आईब्रो से 1 से 2 फिंगर्स अपन को वहाँ पे क्या करना है, व्रैप करना है अराउंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द हेड। और वाइडेस्ट पार्ट होता है हेड का बैक से, वहाँ पे अपन को व्रैप करना है और अपन हेड सरकमफेरेंस मेजर कर सकते हैं। ये देखो, हेड सरकमफेरेंस से ये डिवाइस यूज में लिया जाता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक इंच टेप नॉन, जो क्या होती है, नॉन स्ट्रेच नॉन फ्लेक्सिबल मेटल टेप होती हैं। ये ऐसी होती हैं। ये देखो, ये बेबी हो गया, ये टेप यहाँ से मेजर की जा रही है। देखो, सबसे ऊपर ना होके देखो 1 से 2 फिंगर अबव द ईयर आपके फोरहेड से, और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ बैक ऑफ द हेड, वहाँ से आप मेजर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अबगर स्कोर से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो अपन अबगर स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अबगर। अबगर का फुल फॉर्म क्या है। अबगर स्टैंड्स फॉर, ए का मतलब होगा आपका अपीयरेंस, पी का मतलब होगा पल्स, और जी का मतलब है आपका ग्राइमेस, और ए का मतलब है एक्टिविटी, एंड आर का मतलब होगा आपका रेस्पिरेशन। यहाँ से ए हो रहा है, यहाँ से पी हो रहा है, यहाँ से जी हो रहा है, यहाँ से ए हो रहा है, यहाँ से आर। ये अबगार, अब ये आपका अबगार होता है। सबको पता है कि अबगार स्कोर कैसे मेजर किया जाता है। मतलब फर्स्ट आप 5 मिनट अबगार स्कोर ले सकते हो, उसके बाद में आप 10 मिनट्स मेजर कर सकते हो। अगर 5 मिनट में एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं तो अगले 10 मिनट्स में आप अबगार स्कोर ले सकते हो। चेस्ट फर्क, हेड सरकमफेरेंस हो गया। हेड सरकमफेरेंस से पूछा गया क्वेश्चन, तो चेस्ट सरकमफेरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ चेस्ट सरकमफेरेंस इज ए मेजर्ड विद ए इंच टेप से। पूछा जा सकता है कि चेस्ट सरकमफेरेंस किससे मेजर किया जाता है, इंच टेप से। इंच टेप से मेजर किया जाता है चेस्ट सरकमफेरेंस। प्लेस द टेप एंड मेजर्ड अराउंड द बैक एंड फ्रंट एट द लेवल ऑफ बोथ निपल। अपन बोल सकते हैं कि फ्रंट और बैक में, अराउंड द बैक एंड फ्रंट एट द लेवल ऑफ फ्रंट में बहुत निपल्स के अराउंड होना चाहिए। एंड काउंट एट मिड पॉइंट ऑफ चेस्ट, और काउंट कहाँ से करना है, मिड पॉइंट ऑफ चेस्ट इन फ्रंट। डू नॉट कीप द टेप मेजर टॉप टाइट और टू लूज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टेप आपकी कैसे नहीं होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए और लूज नहीं होनी चाहिए। और रिकॉर्ड्स द फाइंडिंग, यहाँ से आप रिकॉर्ड्स फाइंडिंग कर सकते हो। सबको पता है इंच टेप कैसे होती है, इसका इमेज बेस ना के बराबर पूछा जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछा गया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट्स डैश टू 1000 लाइव बर्ड्स। यहाँ बोल रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ
इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट्स की डेथ का और 1000 लाइव बर्थ्स जो इन्फेंट्स हो रहे हैं उसका रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा जा सकता है। और भी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ, जो रेशियो हो रहा है इन्फेंट्स की डेथ का और टू 1000 लाइव बर्थ्स जो इन्फेंट्स हो रहे हैं उसका रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कंगारू मदर केयर अपन बात करते हैं, बेबी इज एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर, मतलब कब बेबी को अपन KMC दे सकते हो। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं या शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकते हैं। KMC दे दिया, व्हाट इज़ द KMC या फुल फॉर्म ऑफ द KMC, तो कंगारू मदर केयर। तो आपका इन्फेंट या बेबी कब एलिजिबल होगा KMC के लिए, जब हीमोडायनेमिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी आपका LBW बेबी होगा, LBW बेबी होगा, लो बर्थ वेट प्लस आपका हीमोडायनेमिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तब आपका बेबी एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर। पूरा आपने कंगारू मदर केयर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपके कंगारू मदर में कुछ नहीं आएगा। हीमोडायनेमिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी, इसमें कंगारू मदर केयर में माँ के अलावा मतलब बोल सकते हैं माँ भी दे सकती हैं, अगर कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी दे सकता है। हॉस्पिटल में आप बोल सकते हो कि ये तो एक नर्स भी प्रोवाइड करवा सकती हैं, कोई भी इसको कंगारू मदर केयर को प्रोवाइड करा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ये क्वेश्चन आया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आया था इंट्यूस ससेप्शन के बारे में, तो उसमें उसके सिम्टम्स दे रखे थे। कौन सा सिम्टम था, करंट जेली लाइक स्टूल सीन इन विच कंडीशन। तो करंट जेली लाइक स्टूल किस में देखने को मिलते हैं, इंट्यूस ससेप्शन में। कैसे देखने को मिलते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें इंटेस्टाइनल पार्ट्स क्या हो जाते हैं, टेलीस्कोप, मतलब ये आपका इलियम हो गया, यहाँ से ये आपका सिकम हो गया, वो इलियम सिकम के अंदर टेलीस्कोप हो जाएगा, मतलब इसके अंदर चला जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ से आप बोल सकते हो कि स्टूल पास आउट होगा, वो थोड़ा अपन बोल सकते हैं जेली लाइक स्टूल प्रेजेंट होगा, तो वो कंडीशन इंट्यूस ससेप्शन की होती हैं। देखो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। तो करंट जेली लाइक स्टूल सीन इन विच कंडीशन, इंट्यूस ससेप्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इंट्यूस ससेप्शन एक कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन टेलीस्कोप इनटू इटसेल्फ, खुद के ही मतलब अंदर टेलीस्कोप हो जाते हैं इंटेस्टाइनल के पार्ट्स, जैसे आपका इलियम सिकम, इलियम टेलीस्कोप इनटू द सिकम, दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूस ससेप्शन। देखो इंट्यूस ससेप्शन से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, तो आपके हिर्शस्प्रंग डिजीज ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100 to 1% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो मैंने पहले वाले वीडियोज़ अपलोड किए थे उसमें साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप हो रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और इसको अपने दोस्तों के पास में भी भेजना। हिर्शस्प्रंग डिजीज क्या होती हैं, हिर्शस्प्रंग डिजीज सबसे पहले बोलते हैं कंजेनाइटल मेगाकोलोन होता है या ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, आल्सो कॉल्ड कंजेनाइटल मेगाकोलोन या ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, अपन बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन दैट कोजेस डिफिकल्टी पासिंग स्टूल, वो क्या करने लगता है कि स्टूल को पास आउट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, ये देख लो आपका कोलोन हो गया, वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, बहुत ही नैरो हो जाएगा, तो वो स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो नर्वज होती हैं कोलोन्स की वो अब्सेंट होती हैं। तो दैट इज़ कंडीशन ऑफ ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन या हिर्शस्प्रंग डिजीज या कंजेनाइटल मेगाकोलोन। देखो हिर्शस्प्रंग डिजीज इन्वॉल्वेज मिसिंग नर्व सेल्स इन द मसल्स ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन प्रेजेंट एट बर्थ, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। इट कोजेज डिफिकल्टी पासिंग स्टूल, ये मैंने बता दिया कि आपका कोलोन हो गया। ये देखो ये आपका कोलोन हो गया, यहाँ से आप बोल सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ये कोलोन मतलब ये बोल रहा पूरा का पूरा कोलोन ही है। यहाँ से लार्ज, ये पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये आगे वाला पोर्शन है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कोलोन नैरो
हो जाएगा और यहाँ से जो नर्वस होती हैं मेगा कोलोन की या कोलोन्स की वो अब्सेंट होती हैं, जिसके कारण स्टूल पास आउट होने में डिफ़िकल्टी होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्प्रंग डिजीज, also called congenital megacolon or aganglionic megacolon, a condition of the large intestine that causes difficulty passing stool. Hirschsprung disease involves missing nerve cells in the muscles of the part or all of the large intestine present at birth. It causes difficulty passing stool. दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्प्रंग डिजीज या कंजेनेटल मेगाकोलोन या एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं, इसका अदर नेम भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। इसके 3 अदर नेम हो रहे हैं, देखो, कंजेनेटल मेगाकोलोन, एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन और हिस्प्रंग डिजीज। टाइफॉइड फीवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। टाइफॉइड फीवर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है कोज्ड बाय द बैक्टीरियम। किसके द्वारा कोज किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया आपका कि टाइफॉइड फीवर इज कोज बाय द बैक्टीरिया से होता है, कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है, साल्मोनेला टाइफी इट इज़ ए यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि ये कैसे कंटामिनेटेड किया जाता है, मतलब कैसे स्प्रेड होता है कि कंटामिनेटेड फूड्स और वाटर इंटेक करने से टाइफॉइड फीवर अकर हो सकता है। तो इसकी टाइफॉइड फीवर से 3 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन से ही 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान रखना। टाइफॉइड फीवर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कोज्ड बाय द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी, मतलब ओनली फॉर बैक्टीरिया भी आ सकता है कि साल्मोनेला टाइफी का कोज किया है, मतलब हम बोल सकते हैं टाइफॉइड फीवर का कोज किया है तो बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया होगा? साल्मोनेला टाइफी। इट इज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है आपके बॉडी में। दैट इज़ कॉल्ड एज टाइफॉइड फीवर। तो इसका एक और वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है टाइफॉइड फीवर का, 100% पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपके एंटीसेप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है तो टाइफॉइड फीवर भी इंपॉर्टेंट बनता है, हिस्प्रंग डिजीज भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पी सूप डायरिया इज ए सिम्टम ऑफ टाइफॉइड फीवर। यहाँ पे क्या होगा? पी सूप आपका डायरिया देखने को मिलेगा किसमें? टाइफॉइड फीवर में। किसके द्वारा कोज होगा? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया होगा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो पी सूप डायरिया इज ए सिम्टम ऑफ टाइफॉइड फीवर। पी सूप डायरिया ना दे के ये कंडीशन दे सकता है कि फॉल, ग्रीन, येलो और लिक्विड डायरिया हो रहा है, तो वो कंडीशन आपके टाइफॉइड फीवर की होगी। तो आपके वो कंडीशन किसकी होगी? टाइफॉइड फीवर की होगी। देखो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? फॉल, ग्रीन, येलो और लिक्विड डायरिया। दैट इज कॉल्ड एज टाइफॉइड फीवर या पी सूप डायरिया इज ए सिम्टम ऑफ टाइफॉइड फीवर। वेरी इंपॉर्टेंट, 100 to 1% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो पी सूप डायरिया का मतलब क्या होता है कि मटर के जूस, अपन बोल सकते हैं कि मटर का जूस जैसा आपका डायरिया होगा। पी सूप डायरिया, मटर के जूस जैसा आपका डायरिया हो सकता है, तो वो कंडीशन आपकी टाइफॉइड फीवर होगी। या फिर फॉल, ग्रीन, येलो कलर, लिक्विड डायरिया होगा, तो वो कंडीशन टाइफॉइड फीवर की होगी। ये एक सिम्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन सिम्टम है। आगे राइस वाटर स्टूल सीन इन विच कंडीशन। तो आपके देखो पी सूप डायरिया तो कौन सा होगा? टाइफॉइड फीवर। अगर राइस वाटर स्टूल देखने को मिल रहा है तो वो कंडीशन कोलेरा की होगी। राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलेगा? या राइस वाटर डायरिया बोला जा सकता है या राइस वाटर स्टूल बोला जा सकता है कि ये कंडीशन किस में देखने को मिलेगी? कोलेरा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये तो कोलेरा वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। विच एनर्जी यूज्ड इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सी एनर्जी यूज में ली जाती हैं? तो सभी को पता है एटीपी होगी आपकी, मोस्ट कॉमन आपकी एटीपी होगी। देखो विच एनर्जी यूज्ड इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, आपके एम्स दिल्ली 2017 में क्वेश्चन पुटअप हो चुका था। नॉट सेट, मतलब उससे पहले आपका नॉट सेट नहीं था, एम्स का एग्जाम था, तो उसमें वो क्वेश्चन पुटअप हुआ था। विच एनर्जी यूज्ड इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, कौन सी एनर्जी जो यूज होगी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में? तो एटीपी एंड नाइकोटिनेमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NADH और आपकी
एटीपी हो गई। दोनों ही एनर्जी यूज में ली जाती हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। एनएडीएच का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नाइकोटिनेमाइड एडेनिन, एन से नाइकोटिनेमाइड, ए से होगा आपका एडेनिन और डी से होगा डाई न्यूक्लियोटाइड, और डाई न्यूक्लियोटाइड इसे बोला जा सकता है NADH, डाई न्यूक्लियोटाइड। और एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेटेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। विच एनर्जी यूज्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सी एनर्जी यूज में ली जाती है, तो एटीपी और NADH। आगे बात करते हैं अपन इन ओजेनेसिस। ओजेनेसिस ये सही से दिख नहीं रहा है, यहाँ से होगा ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है ना, सभी को पता है। ये इन ओजेनेसिस द रिजम्पशन ऑफ मियोटिक डिवीजन, इसमें रिजम्पशन RESUMPTION, रिजम्पशन ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ओजेनेसिस से सबसे पहले फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगी, अकर ड्यूरिंग कब होगी, ओव्यूलेशन के दौरान। सभी को पता है ओजेनेसिस की प्रोसेस ओव्यूलेशन के दौरान की जाती हैं। वो इन ओजेनेसिस द रिजम्पशन ऑफ मियोटिक डिवीजन होता है एंड रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी अकर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ये भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है। इन्फेक्शन ट्रांसमिट्स डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू एन एम्ब्रियो और fetus और बेबी इज कॉल्ड। देखो इन्फेक्शन क्या हो रहा है, ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू एन एम्ब्रियो, मदर से डायरेक्ट, ये आपकी मदर हो गई, मदर से ये आपका एम्ब्रियो हो गया, तो मदर से डायरेक्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, या अपन बोल सकते हैं एम्ब्रियो और बेबी से या fetus से आपकी मदर से डायरेक्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा। NVS 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। देखो व्हेन ए फर्टिलाइज्ड एग, जब एक फर्टिलाइज्ड एग है जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, इम्प्लांट्स इटसेल्फ आउटसाइड ऑफ द वूम के आउटसाइड कहाँ पे हो क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, यूजुअली इन वन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, कैन बी डायग्नोज्ड एज, क्या कहलाएगी, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। देखो कितना ये घूम फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वो कंडीशन आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक फर्टिलाइज्ड एग है जो इम्प्लांट्स हो रहा है वूम के आउटसाइड में, और यूजुअली इज वन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स कैन बी डायग्नोज्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो कंडीशन आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपन ने कौन कौन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे की, मतलब हो सकती हैं, उन सभी कंडीशंस को प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके DSSB के स्पेशल क्लासेस और DSSB पेपर सॉल्यूशंस, वहाँ पे आप सारे के सारे वीडियो को वॉच करना, एक प्यारी सी कमेंट करना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर ज़रूर करना। आगे है व्हेन द एम्ब्रियो कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज ह्यूमन, एक एम्ब्रियो है वो ह्यूमन के अंदर कब डिफ्रेंशिएटेड होगा, तो 8 वीक्स के बाद में। तो आपका एम्ब्रियो 2 से 8 वीक का होता है ना, वो आपका पीरियड एम्ब्रियो का कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। व्हेन द एम्ब्रियो कैन बी डिफ्रेंशिएट एज ह्यूमन्स, तो 8 वीक्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस ए होलो और क्रैक्ड पोट साउंड इन हियर्ड ड्यूरिंग परकजन ऑफ ए स्कल, ये बोल सकते हैं हेड को परकजन किया जाता है, आपके स्कल को परकजन किया जाता है, तो एक क्रैक्ड पोट साउंड हेड की जाती है, सुनाई दी जाती है, तो वो कौन सा साइन होगा, आपका मैकवेंस साइन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकवेंस साइन 100 to 1% आ सकता है। देखो आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ए होलो और क्रैक्ड पोट साउंड इन
इज हियर्ड ड्यूरिंग परकजन ऑफ ए स्कल, जब स्कल को परकजन किया जाता है तो ये क्रैक पोर्ट साउंड सुनाई देती हैं, तो वो कंडीशन मैकवेन साइन की होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनल लेयर दैट डेवलप्स बोन्स, एक विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनल लेयर, कौन सी जर्मिनल लेयर होती हैं जो क्या करती हैं, दैट की डेवलप्स बोन्स, कार्टिलेज और किडनी एंड प्लूरल कैविटी ऑफ फेटस, तो वो कौन सी लेयर होगी आपकी, मेसोडर्म लेयर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनल लेयर दैट डेवलप्स, जो डेवलप क्या करती हैं, बोन्स, कार्टिलेज, किडनी एंड प्लूरल कैविटी ऑफ फेटस, तो मेसोडर्म से सारे के सारे डेवलप्स होते हैं, बोन्स, कार्टिलेज, किडनी एंड प्लूरल कैविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार देना इस क्वेश्चन को, आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटेरस फॉरवर्ड ड्यू टू डिक्रीज मसल टोन एंड पेंडुलम एब्डोमन नाउन एज, देखो यूटेरस फॉरवर्ड ड्यू टू डिक्रीज मसल टोन, उसकी मसल टोन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड पेंडुलम एब्डोमन, और एब्डोमन कैसा लग रहा है, पेंडुलम, इज नाउन एज एंटीवर्टेड। जिपमेर पौंडुचेरी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बनता है, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यूटेरस फॉरवर्ड ड्यू टू डिक्रीज्ड मसल टोन एंड पेंडुलम एब्डोमन इज नाउन एज एंटीवर्टेड, पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, ये क्लास आपके हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। और एक और आपके नॉट सेट 7th प्री के एग्ज़ाम आ रहे हैं, 15 सितंबर को हैं, उसके लिए मैंने 100 क्वेश्चंस बनाए हैं जो जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। वो क्वेश्चंस आपके 100 क्लिनिकल बेस्ड होंगे, 100 to 100%, उसमें आपको क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। 100 to 100 बोल रहा हूँ मैं, वो आपके नॉट सेट में प्रीलिम्स के एग्जाम में 100 to 1% आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्लिनिकल बेस्ड मैं क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ। जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसका आंसर हो गया यूटेरस फॉरवर्ड ड्यू टू डिक्रीज मसल टोन एंड पेंडुलम एब्डोमन नाउन एज एंटीवर्टेड। जिपमेर पौंडुचेरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक लोचिया, देखो लोचिया सेरोसा कंसिस्ट ऑफ 100 to 1%, आपके एग्जाम में DSSP में पूछा जा सकता है लोचिया के बारे में। तो लोचिया के बारे में ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है, इसमें भी थोड़ा बहुत अपन डिस्कस करेंगे। देखो लोचिया सेरोसा कंसिस्ट ऑफ, लोचिया सेरोसा किससे बनी होती हैं, देखो ल्यूकोसाइट्स से बनी होती हैं, वुंड एक्सुडेट्स होते हैं, म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, और सर्विक्स से म्यूकस होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होती है और वुंड एक्सुडेट्स होती हैं, वो इससे मिलकर आपकी लोचिया सेरोसा बनी हुई होती हैं, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। येलोविश और पेल ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द 5th to 9th डे, 5th to 9th डे में आपकी येलोविश और पेल ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं, सिक्रेशंस हो रहे हैं फ्रॉम द 5th to 9th डे ड्यूरिंग परपेरियम पीरियड के दौरान, तो वो कंडीशन आपकी होगी लोचिया सेरोसा। किससे बनी होती हैं आपकी, मैंने अभी बताया दिया था, एक्सुडेट से होती हैं, आपकी मिल के बनी हुई होती हैं, तो अपने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो येलोविश और पेल ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होगी आपकी लोचिया सेरोसा, वो इसका टाइम पीरियड 5th to 9th डे होता है। तो रेड से आपको याद रखना है रुब्रा, ट्रिक है, रेड से आपको रखना है रुब्रा। देखो रेड कलर वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द इनिशियल 1 से 4th डे ड्यूरिंग परपेरियम इज लोचिया, कौन सा होगा, लोचिया रुब्रा होगा। UPMS आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1 से 4th डे में जो भी रेड कलर का वेजाइनल सिक्रेशंस होगा, डिस्चार्ज होगा, तो वो कंडीशन आपकी लोचिया रुब्रा कहलाएगी। और 5th से 9th डे में येलोविश और पेल ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, वो कंडीशन आपकी लोचिया सेरोसा होगी। इसमें अपन बोल सकते हैं कि एक्सुडेट्स होते हैं, और हमने अभी बात कर ली है कि किससे बन के होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है,
एक और क्वेश्चन आता है, देख लोचे रुब्रा किससे बनी हुई थी? लोचे सेरोसा से अपन ने बात कर ली, तो लोचे रुब्रा रेड कलर की होती हैं। देखो रुब्रा से आपको याद रखना डियर फ्रेंड्स, भूल जाते हैं, तीनों कंडीशन होती हैं इसमें। रुब्रा से आपको रखना रेड, तो रेड वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं इसमें लोचिया रुब्रा में। लोचिया रुब्रा कंसिस्ट ऑफ ब्लड, क्योंकि रेड है तो ब्लड होगा। सर्ट्स ऑफ फेटल मेम्ब्रेन्स डेसिडुआ लेनिगो एंड म्यूकोनियम होता है, वो कंडीशन होगी आपकी लोचिया रुब्रा। किससे मिलके बना होता है? ब्लड, सर्ट्स ऑफ फेटल मेम्ब्रेन्स, डेसिडुआ, लेनिगो एंड म्यूकोनियम। यूपीएमएस में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। और अपन ने नॉन नर्सिंग को ऑलरेडी काफ़ी तरीके से पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100 to 1% ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन में आते हैं। उसको भी अपन ने पूरा स्पोर्ट्स का वीडियो का बना दिया है, ज़रूर देखना उसको। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पोर्ट्स के दे दिए, करंट अफेयर्स को अपन ने काफ़ी वीडियो में डील किए हैं, और रीजनिंग मैथ्स को भी अपन ने 1 से 2 वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया। उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पुटअप होंगे। और एक और वीडियो आपका लेके आऊँगा, आर्टिकल से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं आपके DSS में। आर्टिकल से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो सारे आर्टिकल्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, उनको मैं आपके लिए लेके आऊँगा जल्द से जल्द, तो बने रहेगा। द आइडियल टाइम टू परफॉर्म एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन फॉर ए ब्रिज प्रेजेंटेशन इज 36 वीक को ऐसे भी अपन डिनोट कर सकते हो, वीक ऑफ जेस्टेशन। द आइडियल टाइम टू परफॉर्म, आइडियल टाइम कौन सा होता है? जब ये परफॉर्म किया जाता है एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन, जो एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन होता है फॉर ए ब्रिज प्रेजेंटेशन के लिए, इस 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। यूपीएमएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, द आइडियल टाइम व्हेन द नर्स आस्क द पेशेंट टू बियर डाउन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। द आइडियल टाइम व्हेन द नर्स, कौन सा आइडियल टाइम होगा? जब एक नर्स आस्क द पेशेंट, जब एक नर्स पेशेंट को बोल रही है आस्क टू बियर डाउन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो बियर डाउन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होगी। तो व्हेन द फेटल हेड, जब देखो ये कंडीशन हो रही है कि एक आइडियल टाइम कौन सा होगा? जब एक नर्स पेशेंट को बोलेगी बियर डाउन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब आपका फीटल हेड्स बोलेंगे कि बाहर आएगा या डिस्टेंट टू पेरिनियम होगा, तब ये नर्स आपको बोलेगी। तो व्हेन द फेटल हेड स्टार्ट्स टू डिस्टेंट टू पेरिनियम। SNO एम्स जोधपुर में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। फॉलोइंग वेसेक्टोमी फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए वेसेक्टोमी की जा रही है। ए पेशेंट शुड बी एडवाइज टू यूज सम अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टिल। ये पूछा जा रहा है कि वेसेक्टोमी आपकी हो गई है, देखो वेसेक्टोमी हो गई है, मतलब रिमूवल ऑफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल। तो वेसेक्टोमी हो गई है, किस लिए की है? तो फैमिली प्लानिंग के लिए की है। ए पेशेंट शुड बी एडवाइज टू यूज सम अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो उस पेशेंट को अपन बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन आपको यूज कब तक करने हैं? जब तक आपकी वेसेक्टोमी हो गई है, उसके बाद में आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज कब तक करने हैं? तो 12 वीक्स और 3 मंथ्स तक आपको मतलब अदर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करनी पड़ेंगी। तब आपने वेसेक्टोमी की है, तब 12 वीक्स और 3 मंथ्स इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ओडिशा SSC में आपका 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। द फॉलोइंग वेसेक्टोमी फॉर फैमिली प्लानिंग, ए पेशेंट शुड बी एडवाइज टू यूज सम अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टिल 12 वीक्स और 3 मंथ्स। ये बोल रहे हैं कि वेसेक्टोमी हो गई है आपकी, वेसेक्टोमी आपकी हो गई है, और उसके बाद में मतलब वेसेक्टोमी होने के बाद तुरंत बाद अपन बोल रहे हैं कि कब तक आपको अदर कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करने पड़ेंगे। कोई भी कॉन्ट्रासेप्शंस होंगे, अदर कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करने पड़ेंगे। तो 12 वीक्स और 3 मंथ तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे, तब आपकी वेसेक्टोमी रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मतलब वेसेक्टोमी आपकी कम्प्लीटली वर्क करने लगेगी कि आप मतलब फैमिली प्लानिंग कर सकते हो बाद में।
व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। देखो, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को अचीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो 14 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ पीरियड। पीरियड्स के बिगनिंग मतलब बोल सकते हैं कि 14 डेज़ के बाद में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप एक प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हो कि मतलब 16 डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो वो अब वहाँ से सेफ पीरियड माना जाता है। और 14 डेज़ के बाद में आफ्टर द बिगनिंग ऑफ पीरियड्स सेकेंड पीरियड्स आप बोल सकते हैं कि ख़त्म होने से पहले आप वहाँ से आप एक बेस्ट टाइम टू अचीव ए प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हो। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, 14 डेज होते हैं आफ्टर। और ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, 16 डेज पे होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेफ पीरियड कौन सा होगा, 16 डेज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 to 1% आ सकता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर, तो ओवेरियन कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होगा, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके SSC ओडिशा में पूछे गए थे 2023 में। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर इज एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। डियर फ्रेंड्स, एक कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है। द स्टेज दैट बिगेन्स विद फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद एक्सपल्जन ऑफ द फेटस, सभी को पता है। द स्टेज दैट बिगेन्स विद फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, आपका फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से। और एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड देखो 2 प्रोसेस अकर होती हैं इसमें लेबर में। 2 प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी फर्स्ट स्टेज लेबर कब स्टार्ट होती हैं और एंड्स कब होती हैं, सेकेंड स्टेज कब स्टार्ट होती है, एंड कब होती है, थर्ड स्टेज आपकी स्टार्ट कब होती है, एंड कब होती हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेज आपकी कब स्टार्ट होगी, देखो जब ट्रू लेबर पेन होगा तब आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पेन स्टार्ट होगी। और एंड कब होगी, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, तो वो किस में आ जाएगा, आपका सेकेंड स्टेज में आ जाएगा। तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। और एंड कौन सी होगी, एंड कब होगी, एक्सपल्जन ऑफ फेटस। या अपन बोल सकते हैं कि इसमें ये सेकेंड स्टेज आपकी पुशिंग स्टेज कहलाएगी। एक्सपल्जन ऑफ फेटस वो कंडीशन आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अकर होगी। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स और एक्सपल्जन ऑफ फेटस सेकेंड स्टेज में होगी ये कंडीशन अकर, तो वो कंडीशन आपकी सेकेंड स्टेज में होगी। ये भी यूपीएमएस नर्सिंग ऑफिसर 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बनता है, आ सकता है। लेबर से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, लेबर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना डियर फ्रेंड्स पूरा का पूरा लेबर। कॉमनेस्ट फ्रैक्चर एनकाउंटेड इन ए बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी, कॉमनेस्ट फ्रैक्चर बोला जा रहा है कि कॉमन कौन सा फ्रैक्चर है जब बेबी को डिलीवर किया जाता है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो कॉमनेस्ट फ्रैक्चर कहाँ पे हो सकता है, बेबी के क्लेविकल्स में, वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। कि कॉमन फ्रैक्चर होता है कि जब बेबी को डिलीवर किया जाता है तो क्लेविकल आपकी फ्रैक्चर हो सकती हैं। RML लखनऊ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। देखो, फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल और कॉलर बोन, फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल इज आल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन बोला जाता है या ब्यूटी बोन भी बोल सकते हो, इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी के दौरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 to 1% क्वेश्चन आ सकता है, 3 स्टार इसको जरूर देना। देखो, फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल और कॉलर बोन या बोला जा सकता है ब्यूटी बोन, इससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो, क्लेविकल सेकेंड, कॉलर बोन थर्ड, आपका ब्यूटी बोन। मतलब क्लेविकल को आप कॉलर बोन भी बोल सकते हो, क्लेविकल भी बोल सकते हो, ब्यूटी बोन भी बोल सकते हो। इसमें मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग डिलीवरी और लेबर के दौरान होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के कितने दिन बाद आपका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगा। 10 डेज के बाद में आपका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगा। ये इसरो नर्सिंग ऑफिसर 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है।
कार्डियक आउटपुट रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ डिलीवरी। 10 डेज में आपका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा डिलीवरी के बाद में। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय विच ग्लैंड। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड इज विच ग्लैंड, किसके द्वारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेटेड किया जाता है, कौन सी ग्लैंड के द्वारा। तो सभी को पता है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के द्वारा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इस पेपर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके हमारे ब्लॉग को भी साइन इन कर सकते हो। अगर आपका मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसे भी मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।